हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आ गए फिर से सेकेंड चैप्टर लेकर के CUET फिजिक्स सिलेबस। तो हम लोग बात कर रहे थे सेकेंड चैप्टर की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की। उस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है, कि उस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला थे, क्या टॉपिक था, उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया। आज हम इस वीडियो में समझेंगे उस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? इनमें से क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है, यूनिट नहीं है? तो पहला फर्स्ट ऑप्शन वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन जूल पर कूलाम। पहला ऑप्शन क्या है? वोल्ट है, तो वोल्ट तो इसकी यूनिट होती है, SI यूनिट होती है सर। पेन चूज कर लेते हैं, दूसरी रेड पेन। तो पहला ऑप्शन वोल्ट, वोल्ट तो इसकी SI यूनिट होती है। जूल पर कूलाम, आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q होता है। W क्या होता है? जूल में, और कूलाम किस में होता है? Q किस में होता है? कूलाम में होता है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। नेक्स्ट है न्यूटन पर कूलाम, और नेक्स्ट है न्यूटन मीटर पर कूलाम। अच्छा, इसको चेक करते हैं, क्या न्यूटन मीटर पर कूलाम हो सकता है क्या? तो भैया वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय Q। फोर्स यानी न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, और चार्ज यानी वैद्युत। तो क्या हो जाएगा? वो कूलाम हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर पर कूलाम भी हो सकता है, लेकिन न्यूटन पर कूलाम नहीं हो सकता, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया था विच इज नॉट फॉलोइंग अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कौन यूनिट नहीं है आपको ये बताना था, कौन यूनिट है वो नहीं बताना था, कौन सी यूनिट नहीं है वो आपको बताना था। तो न्यूटन पर कूलाम यूनिट नहीं होती इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल कितना कार्य करेगा? इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, या फिर इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बोथ A एंड B, या फिर नाइदर A और नॉर B। तो क्या ऑप्शन हो सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंफिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को लेकर के आओगे तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर लेकर के आओगे। यहां लेकर के आओगे तो इसका पोटेंशियल, यहां लेकर के आओगे तो इसका पोटेंशियल, इस पॉइंट पर लेकर के आओगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो क्या कह रहा है? वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया काम, ऑन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से यूनिट चार्ज को लाने में जो काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं उस बिंदु का, उस पॉइंट का। तो इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट, अगर हमें किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है, द एक्सटर्नल फोर्स एट एवरी पॉइंट ऑफ द पाथ इज टू बी इक्वल एंड अपोजिट टू बी। अगर हमें किसी बिंदु पर क्या करना है? किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, वैद्युत विभव फाइंड करना है। तो एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, जो बाह्य बल होगा, हर एक बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर, उस रास्ते में, उस रास्ते के हर एक पॉइंट पर, मान लीजिए हम कहाँ, यहां पर लेकर के आ रहे थे, यहां पर लेकर के आना था, यहां पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, यहां इंफिनिटी पर है, इंफिनिटी से इस पॉइंट पर लेकर के आएंगे तो रास्ते में कई सारे हमें पॉइंट्स मिलेंगे, कई सारे बिंदु मिलेंगे। तो कई सारे बिंदु पर जो लगने वाला फोर्स होगा, जो बल होगा, वो किसके बराबर होगा? इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल होगा और अपोजिट होगा। किसके इक्वल अपोजिट होगा? वर्क डन के इक्वल अपोजिट होगा, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑन द टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, वैद्युत बल के। तो चलिए भैया, अगर हम इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर,
तो इस पॉइंट पर ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहां पर टेस्ट चार्ज को ला रहे थे, तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसको क्या करेगा, इस पर एक फोर्स लगाएगा, एक बल लगाएगा। कैसा बल लगाएगा, वैद्युत बल लगाएगा, जिसकी दिशा कहां होगी, जिसकी डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ। और हम इसको ला कहां रहे थे, इस बिंदु की तरफ ला रहे थे, इस पॉइंट की ओर ला रहे थे। अगर इस पॉइंट की ओर लाएं तो हमें इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध हमें वो काम करना पड़ेगा, उसके विरुद्ध हमें बल लगाना पड़ेगा, तब वो चार्ज उस पॉइंट पर आएगा, अन्यथा उस पॉइंट पर वो चार्ज नहीं आ पाएगा। चलिए बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 क्या कहता है, इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस, कैसा सिर्फ, अच्छा स्फीयर है, सरफेस ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर है, स्फीयर के सरफेस पर, यहां इसके सरफेस पर, सतह पर, इसके सतह पर किसी कंडक्टिंग स्फीयर के, कंडक्टिंग कैसा है, स्फीयर लिखा हुआ है, तो कंडक्टिंग मटेरियल का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, हर एक पॉइंट पर बराबर होता है। पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था। तो 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है और इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, 50 वोल्ट है। देन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, अभी मैंने कहा कि स्फीयर अगर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो स्फीयर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होता है। यानी अगर कोई पोटेंशियल, सॉरी कोई स्फीयर जो है वो कंडक्टिंग है, कैसा स्फीयर है, कंडक्टिंग है, तो वो क्या होगा, उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होगा। फिर चाहे सेंटर पर पूछे, सरफेस पर पूछे या किसी और पॉइंट पर पूछे। हाँ, अगर सरफेस से बाहर कहोगे तो बाहर अलग हो जाएगा, लेकिन सरफेस के अंदर यानी स्फीयर के अंदर या स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। तो यहां पर पोटेंशियल कितना दिया है, 50 वोल्ट, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज एकदम करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखिए प्रीवियस जो पॉइंट हमने पढ़ा, प्रीवियस क्वेश्चन जो पढ़ा उसी के बेसिस पर ये भी क्वेश्चन आ गया, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इसका आंसर सही दे देंगे, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आंसर गलत आ जाएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, एक थिन स्फेरिकल सेल है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। कैसा चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है, बराबर बराबर चार्ज है। यानी एक बड़ा सा स्फीयर है, एक बड़ा सा स्फीयर है, अगर हम इसको 100 टुकड़ों में डिवाइड कर लें, 100 बराबर बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर लें, तो हर एक टुकड़े में उतना ही चार्ज होगा जितना एक में है। यानी सभी पर हर एक 100 टुकड़ों में जो चार्ज होगा वो बराबर मात्रा में होगा। इस तरह के चार्ज को बोलते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। सेल ऑफ चार्ज क्यू, चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, रेडियस कितनी है, आर रेडियस है, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर इज, भैया कह रहा है कि इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस क्या है, आर है, और इसके बाहर जो रेडियस है, इसके बाहर एक पॉइंट डिस्टेंस है, एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। कह रहा है ना, सेल ऑफ चार्ज क्यू, इस सेल पर चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, एंड रेडियस आर एट अ डिस्टेंस आर, आर डिस्टेंस पर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से, केंद्र से, किसके, एक हॉलो स्फेरिकल सेल है, एक थिन स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल है, और उस स्फेरिकल सेल के केंद्र से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु पॉइंट पी है, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। तो कह रहा है कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, फॉर्मूला क्या बताया गया था, पॉइंट चार्ज की वजह से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर, यही बताया गया था, यही तो बताया गया था। तो भैया सरफेस तक, अगर हम सरफेस तक की बात करें तो सरफेस तक का पोटेंशियल कितना होगा, सरफेस तक का पोटेंशियल होगा, क्योंकि सरफेस के अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होता है, तो पोटेंशियल होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल आर। क्या होगा, Q अपॉन कैपिटल आर, कहां, इनसाइड द स्फीयर। लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे वो किस पर डिपेंड करेगा, इस डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर क्या रहेगा, ये रहेगा, स्फीयर के बाहर ये रहेगा, लेकिन स्फीयर के अंदर क्या रहेगा, ये रहेगा। तो देखिए कोई ऑप्शन सेट हो रहा है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर फॉर पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड के लिए यही था, एकदम सही सटीक बैठ रहा है, एंड Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर फॉर द पॉइंट इनसाइड द सेल, एकदम सही ऑप्शन है। इसके बाद देख लीजिए बोथ कह रहा है, दोनों के लिए ये तो गलत है, क्योंकि अंदर अलग होगा बाहर अलग होगा। जीरो कह रहा है, जीरो तो होगा ही नहीं, क्योंकि पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, क्योंकि चार्ज है, अगर चार्ज नहीं होता तो पोटेंशियल जीरो होता।
0 फॉर बोथ पॉइंट्स, ये तो हो ही नहीं सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिवली चार्ज को छोड़ दिया गया। पहले वो रेस्ट में था, कहां था पहले? विराम अवस्था में था, लेकिन विराम अवस्था में नहीं रख करके अब उसको क्या कर दिया गया? छोड़ दिया तो क्या होगा? छोड़ देगा तो चल देगा, वो कहां चल देगा देखते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? रिमेन्स कांस्टेंट, क्या फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी? इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, क्या घट जाएगी या बढ़ जाएगी? मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज फील्ड के अलोंग चल देगा, फील्ड की दिशा में चल देगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चल देगा। या फिर घट जाएगी क्योंकि जो चार्ज होगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चल देगा। या फिर आप कह रहे हैं डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर ये बताइए कि चार्ज जो है वो किसके डायरेक्शन में चल देगा? अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में चल देगा, किसके? वैद्युत क्षेत्र के, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो चलिए इसका देखते हैं क्या आंसर आएगा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। कहां होती है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। कहां होती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। किसकी डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अगर हम यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रख दें, कहां रख दें? पॉजिटिव चार्ज रख दें, तो किस डायरेक्शन में जाएगा? क्योंकि पॉजिटिव भी हाई पोटेंशियल पर होता है, तो ये भी जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। कहां जाएगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी किस डायरेक्शन में जाएगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किस डायरेक्शन में जाएगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के दो ऑप्शन आ रहे हैं। भैया ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि रिमेन्स तो नहीं रहेगा। बचता क्या है? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर भी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? तो क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन में जा रहा है, तो कहां जा रहा है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी डिक्रीज करेगी। क्या होगी? एनर्जी डिक्रीज करेगी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? एकदम सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्या कहता है भाई 7? क्वेश्चन आ गया फिगर से रिलेटेड। क्या आ गया? फिगर से रिलेटेड। यहां पर हालत खराब हो जाती है बच्चों की। तो चलिए, फिगर शोज सम इक्विपोटेंशियल लाइंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस। यहां पर कुछ आपको इक्विपोटेंशियल लाइंस दिखाई दे रही हैं। इक्विपोटेंशियल लाइंस क्या होती हैं? पिछले वीडियो में हमने समझा था क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है? बराबर होता है। नाम से समझ में आ रहा है इक्विपोटेंशियल। सम विभव, यानी हर एक पॉइंट पर इक्वल विभव होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए। क्या कह रहा है? इसमें तीन ऑप्शन दिए, 3 डायग्राम दे रखे हैं। और क्या दे रखा है? अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एक चार्ज ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया। अब देखिए पॉइंट ए कहां है? पॉइंट ए का विभव कितना है? 20 वोल्ट। पॉइंट बी का विभव 40 वोल्ट, यानी पोटेंशियल। पॉइंट ए का पोटेंशियल, यहां पर पॉइंट ए का पोटेंशियल 20, पॉइंट बी का पोटेंशियल 40, यहां पर पॉइंट ए का पोटेंशियल 20, पॉइंट बी का पोटेंशियल 40। देख रहे हैं आप कि हर एक पॉइंट, यानी पॉइंट ए का पोटेंशियल 20 हर एक फिगर में है, और पॉइंट बी का पोटेंशियल हर एक फिगर में 40 वोल्ट है। यानी दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो बराबर है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है और चार्ज वही है, चार्ज भी चेंज नहीं किया, तो वक्डन क्या होगा? सभी का वक्डन क्या होगा? बराबर होगा। सभी का वक्डन क्या होगा? बराबर, क्योंकि वक्डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू V इंटू Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर बराबर है, डेल्टा V होता है, डेल्टा V और Q बराबर है, तो वक्डन भी बराबर आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा देख लेते हैं। द वक्डन इन फिगर 1 इज ग्रेटर, हो ही नहीं सकता, सब पे बराबर। द वक्डन इन फिगर 2 इज लीस्ट, गलत। द वक्डन इन द सेम इज द सेम इन फिगर 1 2 3, एकदम सही। 1 2 3 तीनों फिगर में क्या है? बराबर है। तीनों फिगर में क्या है? बराबर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। Equipotentials at great distance from a collection of charges whose total sum is not zero। क्या है भैया? कलेक्शन ऑफ चार्जेस है। कलेक्शन ऑफ चार्जेस का मतलब कई सारे चार्जेस का कलेक्शन।
कई सारे चार्जेस का समूह, कई सारे चार्जेस का समूह। तो क्या कह रहा है, इज नॉट जीरो। अब उसका समूह जो है वो कनेक्शन करने के बाद वैल्यू जीरो नहीं आ रही है। इक्वी पोटेंशियल आपसे पूछ रहा है आर अप्रोक्सीमेटली। अब यहां पे कहा गया ग्रेट डिस्टेंस। अगर यहां पर कई सारे चार्जेस हैं, कई सारे चार्जेस का एक सिस्टम है, कई सारे चार्जेस का एक सिस्टम है, और इससे बहुत दूर चले जाएं, बहुत दूर चले जाएं, तो बहुत दूर जाने पर लगभग कहां हो जाएगा, इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पे चले जाएं और इन्फिनिटी से इस चार्ज को देखें, क्या करें, इन्फिनिटी से इस चार्ज को देखें तो कैसा दिखाई देगा, इत्तू सा दिखाई देगा, छोटू सा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ऐसे छोटू से, एक छोटे से बिंदु के बराबर। यानी किस तरह से समझ में आएगा, ये कलेक्शन ऑफ चार्जेस कैसा समझ में आएगा, पॉइंट चार्ज जैसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, पॉइंट चार्ज जैसा दिखाई देगा। तो किसी पॉइंट चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कैसा होता है, किसी पॉइंट चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कैसा होता है, वो कैसा होगा, वो होगा स्फेरिकल। कैसा होगा, स्फेरिकल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्फेयर इज द करेक्ट आंसर। स्फेयर क्या होगा, करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, टू सिमिलर पॉजिटिव, दो सिमिलर हैं, पॉजिटिव हैं, पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम, कितने हैं, 1 माइक्रोकूलम, हैव बीन केप्ट इन एयर एट 1 मीटर की डिस्टेंस पर रख दिए गए, डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। भैया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताया गया था, E इज इक्वल टू, ई नहीं U से लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किससे लिखते हैं, U से लिखते हैं। तो U इज इक्वल टू फॉर्मूला बताया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। क्या बताया गया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो दोनों पॉजिटिव हैं और वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकूलम। तो Q1 बराबर Q2 बराबर कितना, 1 माइक्रोकूलम बराबर 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, कितना है, 10⁻⁻6 कूलम। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है। वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। U इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू सभी को पता होगी, 9 इंटू 10⁻9 होती है। Q1 की वैल्यू 1 इंटू 10⁻6, Q2 की वैल्यू 1 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय R, R की वैल्यू 1। यहां से देखिए 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 9, 10⁻9 -6 प्लस 3 बचेगी, +3 और -6 -3 हो जाएगी, 9 इंटू 10⁻³ जूल। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। ऊपर नीचे लिख दिया, बी ऊपर बी नीचे सी ऊपर, गजब। खैर ऑप्शन नंबर, अब चाहिए बी कह लीजिए चाहे सी कह लीजिए, सी लिखा है तो सी मान लेते हैं, 9 इंटू 10⁻³ जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी पर चल, सी याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। The maximum electric field that a dielectric medium of capacitor can withstand without breakdown। पिछली क्लास में ये डेफिनेशन बताए थे, ये पिछली क्लास में आपको डेफिनेशन बताए थे। तो आपका काम ये होगा कि पिछले क्लास की वीडियो को देखिए, वहां से आपको डेफिनेशन मिल जाएगा और इसका सही आंसर मिल जाएगा। तो आपका होमवर्क ये है कि इस पूरे वीडियो को देखना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऑप्शन नंबर डाल सकते हैं आप, ऑप्शन ए बी सी डी, जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है वो ऑप्शन लिख दीजिए, या फिर क्या कर दीजिए, जो ऑप्शन सही हो उसका नाम लिख दीजिए। पोलराइजेशन सही है तो पोलराइजेशन लिख दीजिए, कैपेसिटेंस सही हो तो कैपेसिटेंस लिख दीजिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सही हो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिख दीजिए। अगर नन ऑफ द अबव सही है तो नन ऑफ द अबव लिख दीजिए। अगर आपका आंसर नन ऑफ द अबव होता है तो इसका सही आंसर क्या होगा वो बता दीजिए। तो खैर ये डेफिनेशन आपको बताई गई थी, एक टॉपिक था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था। उस वीडियो को अगर आपको नहीं मिलती है, उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सर्कुलर प्लेट्स। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी प्लेट्स कैसी हैं, सर्कुलर है, जिसकी रेडियस आपको दिया है 8 सेंटीमीटर एंड प्लेट सेपरेशन 1 मिलीमीटर, और प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मिलीमीटर है। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द प्लेट्स इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड। अगर उन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का अप्लाई कर दिया जाए तो
तो उस पर चार्ज कितना स्टोर होगा ये आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये फॉर्मूला होता है। चलिए इसी पर रख देते हैं 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। A यानी सर्कुलर है तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर रेडियस, रेडियस कितनी है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया था हमने मीटर में बदल दिया, डिवाइडेड बाय डी, डी यानी इनके प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जो 1 मिलीमीटर है, कन्वर्ट इनटू मीटर 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कर लिया तो किसमें कन्वर्ट हो गया मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये कितना आएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 3.14 इंटू 64 10 टू द पावर माइनस 4, और ये 10 टू द पावर माइनस 3 ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर प्लस 3 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए इसके बाद सॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको 8.85 इंटू 3.14 इंटू 64 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ -4 यहाँ -12, -16 और +3 -13, कितना आएगा -13। मिलता जुलता ऑप्शन कहीं दिख रहा है, कोई ऑप्शन दिख रहा है तो इसको आप सॉल्व करिएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसका सॉल्यूशन आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। शायद इसका आंसर मेरे ख्याल से 1 वाला होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर भी आप चेक कर लीजिएगा और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फिर से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कौन सा कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर। एयर कैपेसिटर का मतलब क्या है, उनके बीच में प्लेट्स के बीच में क्या भरी है, एयर भरी है। हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 18 माइक्रोफैरेड, कितनी है कैपेसिटेंस 18 माइक्रोफैरेड है, यानी आप कह सकते हैं सी नॉट, हमने कहा था ना सी नॉट की वैल्यू क्या दिया हुआ है 18 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है। इट विल कन्वर्टेड इनटू फैरेड, तो 10 टू पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फैरेड में बदल जाएगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज ट्रिपल्ड, डिस्टेंस को क्या कर दिया गया 3 गुना कर दिया गया। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इज इक्वल्स टू कितना 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर इसके बीच की डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया जाए तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना, मीडियम इज इंट्रोड्यूस द कैपेसिटेंस बिकम्स 72 माइक्रोफैरेड, कैपेसिटेंस कितनी हो गई 72 माइक्रोफैरेड, यानी 10 टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो फैरेड में बदल जाएगा। और कैपेसिटर लगाया गया है भाई, इसके बीच में क्या लगाया गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगाया गया। डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगाएंगे तो कैपेसिटेंस भाई एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट, तो भैया एप्सिलॉन की जगह पर क्या आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, तो क्या करते हैं सिंपल से इसको डिवाइड मार देते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करने पर एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट A कट जाएगा, D से D कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन K अपॉन 3 बचेगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन 4, ये रिवर्स करके ऊपर 1 अपॉन 3 अपॉन K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर K इज इक्वल्स टू 12, यानी ऑप्शन नंबर C सही है, आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, क्या देखते हैं क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन आ गया। कैसा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, इसको लगाने में मजा आएगा आपको। क्या कह रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक्स, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना है 2 इलेक्ट्रिक ब्लॉक्स को मिला करके, डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक्स को मिला करके। ये मटेरियल कैसे है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। इन सीरीज, ध्यान रखिएगा किसमें जुड़ा हुआ है, सीरीज में। वन ऑफ द ब्लॉक हैज थिकनेस D1, एक ब्लॉक की थिकनेस जो है वो D1 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। दूसरे ब्लॉक की थिकनेस D2 है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K2 है। आपसे क्या पूछ रहा है, दिस अरेंजमेंट इज कैन बी थॉट एज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस D इक्वल्स टू D1 प्लस D2। ऐसा मान लीजिए कि ये जो अरेंजमेंट है ये पूरा एक ही स्लैब है। ऐसा मान लीजिए कि पूरा एक ही स्लैब है जिसकी थिकनेस कितनी है, जिसकी थिकनेस होगी D1 प्लस D2 हो जाएगी, जिसकी थिकनेस कितनी होगी D1 प्लस D2 हो जाएगी। एंड इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, और इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी दोनों को मिला दें तो इफेक्टिव
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, दोनों को मिला करके k होगा। तो आपसे k की वैल्यू पूछ रहा है, k की वैल्यू पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आती है k की वैल्यू। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले कैपेसिटर के लिए देखिए C1 लिख लेते हैं। तो C1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन K1 अपॉन D1, क्योंकि एरिया तो दोनों का बराबर है। एरिया क्या है, दोनों का बराबर है ना, एरिया बराबर है, एरिया में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या दिक्कत है, अच्छा एरिया बराबर है, हाँ एरिया बराबर दिया हुआ है। तो C1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन D1, और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप K पहले भी लिख सकते थे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन इंटू K2 अपॉन D2, ये हो जाएगा C2 की वैल्यू। अब कह रहा है दोनों किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हैं, सीरीज में। तो सीरीज का इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 होता है। यहां पर वैल्यू पुट करें तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा D1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस D2 अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आता हुआ दिख रहा है हमको, यहां से 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अगर कॉमन ले लें तो यहां पर बचेगा D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2 बच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा C की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A, भाई इसको हमने पलट दिया, एप्सिलॉन नॉट A आ गया, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या आ जाएगा K2 D1 प्लस K1 D2, और ऊपर क्या आएगा K1 K2 आएगा। क्या आ जाएगा K1 K2, ये किसकी वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, C की वैल्यू। अच्छा इसका जो इक्विवेलेंट होगा, इसके इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, इक्विवेलेंट के लिए होगा C इज इक्वल्स टू K, क्योंकि K कह रहा है इक्विवेलेंट है, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, इनकी दोनों की थिकनेस कितनी है, D1 प्लस D2 कह रहा था, तो D1 प्लस D2 मान लिया गया, D1 प्लस D2 मान लिया गया। अगर हम इसको कंपेयर कराएं, इस वाले फॉर्मूले को और इसको कंपेयर कराएं, तो देखो एप्सिलॉन नॉट A की जगह पर एप्सिलॉन नॉट A है, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि K अपॉन D1 प्लस D2 बराबर, यहां लिखा है ये वैल्यू इतनी पूरी, तो क्या है ये K1 K2 डिवाइडेड बाय K2 D1 प्लस K1 D2। अगर हमें K की वैल्यू निकालनी है तो K की वैल्यू निकालने के लिए यहां से D1 प्लस D2 हटाइए, ऊपर भगाइए, तो D1 प्लस D2 यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो कहीं पर आपको दिख रहा हो K1 K2 D1 प्लस D2, ये देखो ऑप्शन नंबर C, इसी में सब लीपा पोती हो गई है। तो ये हमारा ऑप्शन, ये हमारा सही आंसर है, ये वाला सही ऑप्शन है। क्या है, K1 K2 इंटू D1 प्लस D2, कहीं दिख रहा है K1 K2 D1 प्लस D2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1, ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर C एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, हम इस क्वेश्चन को दोबारा से भी समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो मैंने कहा था आपको प्रीवियस क्लास में, अगर याद हो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई स्फीयर है तो उसका जो, नहीं स्फीयर वाला नहीं बताया था, मैंने बताया था कि जो कैपेसिटेंस होता है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो फैरेड है, और फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है। फैरेड क्या है, एक बहुत बड़ी यूनिट है, उसका एक एग्जाम्पल है ये, उसका एक एग्जाम्पल है छोटा सा कि फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है, आप प्रूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। कह रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 माइक्रोफैरेड। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 1 माइक्रोफैरेड। तो अगर किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड होगी तो उस कैपेसिटर की रेडियस कितनी हमें करनी पड़ेगी, ये हम देखना चाहते हैं। उसकी रेडियस कितनी रखनी पड़ेगी, इट्स रेडियस इज, यही क्वेश्चन है आपका। तो कैपेसिटेंस कितना है, 1 माइक्रोफैरेड, कन्वर्ट इनटू फैरेड 10 टू द पावर -6 फैरेड हो जाएगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला स्फेरिकल कंडक्टर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल R हमने बताया था, तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और इसकी वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर -6, या फिर 9 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। क्या हम इसको 9000 मीटर लिख सकते हैं, क्या हम इसको 9 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमें 1 माइक्रोफैरेड का चार्ज जनरेट करना है,
1 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटेंस बनानी है, कैपेसिटेंस कितनी हो स्फेरिकल कंडक्टर की, सिर्फ 1 माइक्रोफैरेड, तो उसके लिए हमें कितना बड़ा स्फीयर लेना पड़ेगा जिसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, 9 किलोमीटर उसकी रेडियस होनी चाहिए। अगर 1 फैरेड बनाए तो सर 1 फैरेड बनाए ना तो उसकी रेडियस 9 लाख किलोमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 9 लाख किलोमीटर उसकी रेडियस होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 9 लाख किलोमीटर उसकी रेडियस होनी चाहिए। तो इतनी बड़ी रेडियस कहां से लाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए फैरेड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है, इसीलिए हम लोग माइक्रो फैरेड या फिर पिको फैरेड में इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी न्यूमेरिकल आ गया। A capacitor of 4 microfarad is connected as shown in figure। यह सर्किट, इस सर्किट में यहां पर 4 माइक्रोफैरेड जोड़ा गया। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.5 ओम, यहां पे 2 नहीं होगा, 0.5 ओम होगा। तो 0.5 ओम क्या है, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट इज, कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज कितना है यह आपको बताना है, क्यू बताना है। तो फॉर्मूला हमें पता है, Q इज इक्वल टू होता है CV। क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। C हमें दिया हुआ है 4 माइक्रोफैरेड, V निकालने, काम खत्म। V यानी इसका पोटेंशियल निकालने, यहां पर पोटेंशियल निकालने। तो देख रहे हैं आप कि ये बैटरी के साथ ये 2 ओम का रजिस्टर और ये पूरा किस में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो जितना रेजिस्टेंस इसका, जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही पोटेंशियल इसका भी होगा। इसका पोटेंशियल निकाल लेते हैं, आसान है इसका पोटेंशियल निकालना। इस पर वोल्टेज हमें पता है कि V इज इक्वल टू, भैया इसका रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 2.2 ओम और प्लस इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, कितना हो जाएगा 2.5 ओम इसका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो करंट कितनी होगी, I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। V कितना है 2.5 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 2.5, करंट कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर की करंट हो जाएगी इस 2 ओम के सर्किट पर। 2 ओम के रेजिस्टेंस पर करंट कितनी आई, 1 एम्पियर। तो यहाँ इसका हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, इसका वोल्टेज कितना होगा, V इज इक्वल टू IR। इस पर करंट कितनी 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया। अच्छा 2 वोल्ट अगर इस पे है तो 2 वोल्ट यहां पर भी होगा, वोल्टेज कितना 2 वोल्ट। तो Q इज इक्वल टू CV, C यानी 4 माइक्रो यानी 10 टू द पावर -6 और वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट है, कितना आ गया 8 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम का चार्ज आ जाएगा। 8 इंटू 10 टू द पावर -6 को लिख सकते हैं माइक्रो या फिर 8 माइक्रो कूलाम का चार्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 माइक्रो कूलाम का चार्ज। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ये भी न्यूमेरिकल और ये भी डायग्राम से रिलेटेड। कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी का कैपेसिटेंस बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए 2 और 2 किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हैं। तो 1/c इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम आएगा 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2/2 यानी 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं c इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। अब c इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड ये हो जाएगा और यहाँ पर ये इसके साथ किस में जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा इसमें पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, c इज इक्वल टू c1 प्लस c2, 3 प्लस 1 यानी 4 माइक्रोफैरेड। आंसर कितना है 4 माइक्रोफैरेड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, कोई टफ वाला क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। इसमें कह रहा है इन द फिगर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालना है। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालना है। सर्किट ऐसे कुछ दिया हुआ है, थोड़ा सा इस सर्किट को हम चेंज कर सकते हैं। सर्किट कुछ ऐसे बना सकते हैं, ये पॉइंट ए है, यहां से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक ये चला जाएगा, यहां पर एक और फिर ये, फिर उसके बाद ये, और यहां से आप देखेंगे कि ये सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट बी हो जाएगा। देख रहे हैं तीनों क्या है भाई, ये 1 माइक्रोफैरेड है और ये वाला क्या है 1 माइक्रोफैरेड है। ये दोनों सीरीज में है, बाकी सभी क्या है पैरेलल में है। तो ये भी पैरेलल में है 1 माइक्रोफैरेड और ये भी क्या है 1 माइक्रोफैरेड है। सीरीज में इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। 1/c इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 यानी 2/1 या फिर c इज इक्वल टू 1/2 या फिर क्या देख सकते हैं 0.5 माइक्रोफैरेड। तो ये क्या हो गया 0.5 माइक्रोफैरेड हो गया कुल मिलाकर के। तो अगर ये 0.5 माइक्रोफैरेड हो गया और 1 माइक्रोफैरेड 0.5 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड किसमें है सीरीज में है, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 0.5 यानी 2.5 माइक्रोफैरेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा, एकदम सही ऑप्शन होगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा ग्राफ से रिलेटेड है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18? द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज V अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ टू कैपेसिटर्स। दो कैपेसिटर के बीच का जो वेरिएशन है, दो कैपेसिटर के वोल्टेज और किसका वेरिएशन वर्सेस इंक्रीज ऑफ चार्ज Q। अब देखिए इस ग्राफ में दिख रहा है ये A है, ये A का ग्राफ है, सॉरी ये B का ग्राफ है और ये A का ग्राफ है। दोनों के लिए चार्ज क्या है? बराबर है, क्योंकि लाइन सेम है। देखिए ये लाइन सेम है, दोनों के लिए चार्ज क्या है? दोनों के लिए चार्ज बराबर है, लेकिन दोनों के लिए पोटेंशियल अलग अलग है। दोनों के लिए क्या है? पोटेंशियल अलग अलग है। विच ऑफ द कैपेसिटर हैज हायर कैपेसिटेंस? हम देख रहे हैं कि VB जो है वो VA से बड़ा है, यानी B का पोटेंशियल A के पोटेंशियल से बड़ा है। तो थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV होता है। तो Q इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं चार्ज Q है, तो चार्ज Q इज इक्वल टू CA हो जाएगा, और यहां से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CB और VB हो जाएगा। दोनों को इक्वल कर लेते हैं क्योंकि दोनों का चार्ज क्या है? बराबर है। तो CA VA इक्वल्स टू CB VB। तो यहां से हम देख सकते हैं कि CA अपॉन CB इज इक्वल्स टू VB अपॉन VA, VB अपॉन VA। या हम कह सकते हैं, अगर हम इसको देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल के। जो कैपेसिटेंस होती है यानी धारिता होती है वो विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती नहीं होती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V हो गया, यानी जिसका पोटेंशियल कम होगा उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। तो पोटेंशियल किसका कम है? A का पोटेंशियल कम है, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। आपसे पूछा था विच ऑफ द कैपेसिटर हैज हायर कैपेसिटेंस? किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी? A की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, क्योंकि A का वोल्टेज क्या है? कम है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19। आज हम 20 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, बाकी इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19। A 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट बैटरी। 100 वोल्ट की बैटरी से 900 पिकोफैरेड का कैपेसिटर जो है वो चार्ज हुआ। इन द फिगर हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड? फिगर से कोई मतलब ही नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बतानी है। E इज इक्वल टू, मैंने बताया था हाफ CV स्क्वायर। क्या बताया था? हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C की वैल्यू 900 पिकोफैरेड है, 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए। 100 वोल्ट 10 टू द पावर 2, हाफ CV स्क्वायर। अच्छा V का स्क्वायर भी कर दो तो क्या हो जाएगा? 450 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर 4, या फिर 450 इंटू 10 टू द पावर -8, या फिर 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल, -6 ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन, अगर 100 जूल वर्क किया जाता है इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज 4 कूलाम। कितने कूलाम के इलेक्ट्रिक चार्ज को? 4 कूलाम के इलेक्ट्रिक चार्ज को कहां मूव कराने के लिए? कहीं ना कहीं से मूव कराने के लिए। फ्रॉम प्लेस वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट। कितना पोटेंशियल है? -10 वोल्ट का पोटेंशियल है। उस प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पर जहां पोटेंशियल कितना हो जाए? V वोल्ट हो जाए। कितना हो जाए? V वोल्ट हो जाए। पहले पोटेंशियल कितना है? -10 वोल्ट, अब कितना हो जाए? V वोल्ट हो जाए। तो इतने तो मूव कराने के लिए, 4 कूलाम के चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ा? 100 जूल का वर्क डन करना पड़ा। तो W इज इक्वल टू 100 जूल। चार्ज कितना है? Q इज इक्वल टू 4 कूलाम दिया हुआ है। V1 कितना है? -10 वोल्ट। V2 कितना है? V2 है V वोल्ट। यहां पर बच्चे गड़बड़ करते हैं, कहते हैं यहां पे -10 भी लिखा है, यहां पर V लिखा हुआ है, जबकि इसके बगल में बेटा वोल्ट नहीं लिखा है। ये V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वोल्ट को रिप्रेजेंट करना है। तो -10 वोल्ट और यहां पर कितना है? V वोल्ट है। इसको हम इनिशियल कह सकते हैं और इसको फाइनल कह सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि V की वैल्यू कितनी है। हम जानते हैं कि डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है।
V का मतलब डेल्टा V का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है V है, इनिशियल कितना है -10 है, और ये फॉर्मूला होता है माइनस वाला, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल V है -10 वोल्ट इज इक्वल्स टू 100 जूल डिवाइडेड बाय 4, ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। V प्लस 10 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 25 हो जाएगा, और V इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15 वोल्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 वोल्ट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 15 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सेकंड चैप्टर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। और कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमने? टोटल 20 एमसीक्यू सॉल्व किए जो आपके सीयूईटी के सिलेबस में थे और सीयूईटी के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से थे। इन क्वेश्चंस को काफ़ी मेहनत से तैयार किया गया, काफ़ी मेहनत से तैयार करने के बाद आपके सामने लाया गया। अगले वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस, लगभग 10 क्वेश्चंस और रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैप्टर के लगभग 30 क्वेश्चन हो चुके होंगे क्योंकि आज 20 क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में अगर हम लेकर के आए 10 क्वेश्चन तो वहां पर कितने हो जाएंगे? टोटल आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे इस चैप्टर से। हो सकता है और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, शायद 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, बट कोशिश यही रहेगी कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हर एक चैप्टर के कराए जाएं, जिससे आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो पाए, जिससे आप सीयूईटी में यानी आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो या डीयू हो में एडमिशन बीएससी में ले सकें, क्योंकि बीएससी में ही फिजिक्स मांगता है। तो फिजिक्स की तैयारी आप किस लिए कर रहे होंगे? बीएससी के लिए कर रहे होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।